आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th NIES अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि अक्टूबर 23 में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मल्टीपल टाइम रिपीटेड है और इस बार भी एग्जाम में आने के उनके काफ़ी हाई चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप PSC NIS चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। सो यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अर्ली चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि धार्मिक बहुमत मतलब धार्मिक बहुमत जो है वो किसे कहते हैं। तो इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, यानी रिलीजियस प्लूरैलिटी। तो देखो, धार्मिक बहुलवाद एक ऐसी अवस्था है जहां धार्मिक रूप से बहुत सारे समाज में हर एक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के हिसाब से उपासना करने या फिर मतलब प्रेयर करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है और सुरक्षा है। यानी रिलीजियस प्लूरिज्म इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेयर एवरी इंडिविजुअल इज अ रिलीजियसली डाइवर्स सोसाइटी हैज अ राइट्स, फ्रीडम एंड सेफ्टी टू वर्शिप और नॉट अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियस। यानी आप ये समझ ले, धार्मिक बहुमत का मतलब ये है कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार उपासना करने का, पूजा करने का, अपने धर्म को चुनने का अधिकार है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में हम इसको ऐसे बोलते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कैजुअलिटी यानी कारणात्मकता। इसके रिलेटेड जो आंसर है हम आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए जिनको आपको प्रिपेयर करना है। आंसर है इसका, कारणता एक अमूर्तता है जो इंगित करती है कि दुनिया कैसे आगे बढ़ती है। इस तरह की एक बुनियादी अवधारणा के रूप में ये प्रकृति की अन्य अवधारणाओं की व्याख्या के रूप में अधिक उपयुक्त है, बजाय इसके कि दूसरों द्वारा अधिक बुनियादी व्याख्या की जाए। अवधारणा एजेंसी और प्रभावकारिता की तरह है, यानी कॉजैलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्शन दैट इंडिकेट्स हाउ द वर्ल्ड प्रोग्रेसेस. As such a basic concept, it is more apt as an explanation of other concepts of progression than as something to be explained by others more basic. The concept is like those of agency and efficiency. तो कारणात्मकता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादातर आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको इसकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों के विकास को उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कैसे प्रभावित करता है। मतलब जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास हो रहा होता है ना, उसके सामाजिक आर्थिक स्तर को कैसे प्रभावित करता है। यानी हाउ डज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन अफेक्ट देयर डेवलपमेंट। आंसर है, बचपन ना सिर्फ वातावरण से बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समाज कैसा, मतलब कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ लोग एकल परिवार में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली जिसको बोलते हैं। तो इन सब वजहों से भी या फिर परिस्थितियों तथा बदलते हुए परिवेश में वैश्वीकरण व उदारीकरण से भी प्रभावित हो रहा है। सोचने, समझने, तर्क करने, खुद फैसले लेने आदि क्षमता पर भी बदलती हुई परिस्थितियां प्रभाव डालती हैं। यानी चाइल्डहुड इज बीइंग अफेक्टेड नॉट ओनली बाय द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो बाय द इकोनॉमिक, सोशल एंड फैमिली न्यूक्लियर हो या फिर जॉइंट फैमिली हो, उनकी जो सर्कमस्टेंसेज होती हैं, यानी जो परिस्थितियां होती हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, इन सभी चीज़ों से एक बच्चे का बचपन अफेक्ट करता है और प्रभावित होता है। Changing circumstances affect the ability to think, understand, reason, take decision on your own, etc. चलिए, ये PDF बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कोई चार्ज नहीं देना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मेंशन करिए एनी 2 गाइडलाइंस टू एंश्योर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। यानी बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने में किन्हीं 2 दिशा निर्देशों को बताइए। तो देखिए, पहला है प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड योर चाइल्ड ईट्स कैन अफेक्ट देयर ब्रेन डेवलपमेंट। यानी उचित पोषण मस्तिष्क के, यानी अगर आप बच्चों को अच्छा खिलाते हैं, उचित पोषण से भरपूर खाना उनको देते हैं, तो उनके मस्तिष्क के विकास में वो सहायक होता है। आपके बच्चों द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और मात्रा उनके मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकती है। सेकंड पॉइंट जो है इसमें वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन एज अ चाइल्ड इज लिंक्ड टू द हेल्दियर लाइफ एंड अडल्टहुड। When kids have a balanced diet and are feeling healthy, they have more energy to learn,
play, move, grow and experience all that life has to offer। यानी एक बच्चे के रूप में उसको उचित पोषण एक स्वस्थ जीवन और वयस्कता से जुड़ा हुआ है। यानी बच्चा अगर पोषण से भरपूर खाना खाएगा तो एक स्वस्थ जीवन तो जिएगा ही, जब वो बड़ा होगा तभी भी वो ठीक रहेगा। जब बच्चों के पास एक संतुलित आहार होता है और वे स्वस्थ महसूस कर रहे होते हैं तो उनके पास सीखने, खेलने, चलने, पढ़ने और अनुभव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो जीवन प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन यानी निषेध और नियमन अमेंडमेंट एक्ट 2016 यानी सुधार नियम 2016। तो इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अमेंडमेंट रिलेटेड इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। आंसर है the act regulates not only the hours of work of children but also the condition of their work, and it prohibits the use of children in hazardous area। The Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 prohibits employment of children below the age of 14 years in 83 hazardous occupations and processes। यानी ये जो अधिनियम है ना केवल बच्चों के काम के घंटे निश्चित करता है बल्कि उनके काम करने की जो कंडीशंस होती हैं, किन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करता है और ये खतरनाक क्षेत्रों में बच्चों के उपयोग पर रोक लगाता है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 83 खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो इस एक्ट के बारे में भी यू शुड नो, यू मस्ट नो आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, why use of play and activity based transactional strategies are important in learning in children। यानी बच्चों के लिए अधिगम किसको बोलते हैं? सीखने को बोलते हैं। यानी बच्चों के लिए सीखने में खेल और कार्यकलाप आधारित शिक्षण राजनीतियों के उपयोग महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। यानी यही है कि भाई खेल के द्वारा सीखना बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। आपको पता है अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो खेल के माध्यम से सिखाना उनको काफ़ी आसान और अच्छा माना जाता है। आंसर है स्पोर्ट्स प्रमोट चिल्ड्रन फिजिकल डेवलपमेंट, cognitive development, emotional development, social development and moral development, but the negative attitude and activities of parents towards sports have badly affected them। So it is imperative that teachers and parents understand the importance of sports। यानी खेल जो है, खेल से बच्चों का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास और नैतिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। ये सारे विकास बच्चों को खेल के माध्यम से मिलते हैं। लेकिन अगर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका जो है खेल के प्रति एक नकारात्मक अभिवृत्ति है, यानी नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं अगर पेरेंट्स, या फिर क्रियाकलाप को वो बुरी तरह से देखते हैं, तो उसको जो है फिर उससे बच्चे सीख नहीं पाते हैं। अतः यह अनिवार्य है कि शिक्षक और माता पिता खेल के महत्व को समझें और बच्चों को इस तरीके से प्ले और एक्टिविटी बेस्ड ट्रांजिशनल स्ट्रेटजीज में उनको वो इन्वॉल्व कराएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब एनी 2 मेजर एरियाज दैट नीड अटेंशन फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। यानी आपको बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए किन्हीं 2 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो उन दोनों क्षेत्रों की आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए आंसर है आपके सामने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी इन neuroscience and psychology that focuses on information processing, language learning and other aspects of brain development by children। यानी जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको डिस्कस करना है फिजिकल एंड सोशल वैल्यूज ऑफ प्ले। यानी खेल के जो फिजिकल और सोशल वैल्यूज होती हैं उनके बारे में आपको बतानी है, वैल्यूज यानी मूल्यों पर चर्चा करनी है। तो आंसर है इसका, प्ले फुलफिल्स द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ मैन एंड ऑल्सो गिव्स मैन एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सोशल स्किल्स। According to Piaget, play also plays a big role in the development of mental abilities of children. In the first stage, the child tries to get sensation with objects and perform operations। यानी जो खेल होता है
वो मनुष्य की मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल ज़रूरतों को पूरा करता है और वह मनुष्य को सामाजिक कौशलों के विकास का भी अवसर देता है। पियाजे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी खेल बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ावा देता है, मानसिक विकास को स्वस्थ बनाता है। पहले चरण में बच्चा यानी जब बच्चा स्टार्टिंग के एज में होता है, नन्हा सा बच्चा होता है, तो वस्तुओं के साथ संवेदन प्राप्त करने का कार्य संचालन करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब करिए एनी टू लेवल्स ऑफ प्ले गिवन बाय पियाजे, यानी पियाजे ने जो दो स्तरों की व्याख्या की है, खेल के किन्हीं दो स्तरों की व्याख्या कीजिए जो पियाजे ने व्याख्या की है। आंसर है देखिए प्रैक्टिस प्ले और दूसरा है सिंबॉलिक प्ले। आप देखो प्रैक्टिस प्ले किसको कहा जाता है, दिस कॉरेस्पॉन्डेंस टू दी सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 ईयर्स तक की होती है। द फिजिकल सेंसेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग गेम्स। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट्स एंड गेम्स प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ मेकिंग बबल्स ऑफ सैलिवा एसेट्रा। यानी ये जो प्रैक्टिस प्ले होता है, अभ्यास खेल इसको हिंदी में कहा जाता है, ये संवेदी गतिक अवस्था जो कि कितनी एज होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था से मेल खाता है। खेलों के दौरान भौतिक इंद्रियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस टाइम में खेलों में बार बार की जाने वाली शरीर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि मुंह में वस्तुओं को रखना, थूक के बुलबुले बनाना, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं इसी टाइम के दौरान जब बच्चा सीखता है। तो दूसरा है आपका सिम्बॉलिक प्ले, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतीकात्मक खेल। तो सिम्बॉलिक प्ले, दिस begins when children begin to use objects as symbols of something, जैसे कि 2 से 7 years का बच्चा। In this period an analogical system develops. Children start creating farces and start participating in imaginary games. यानी ये जो सिंबॉलिक प्ले होता है, इसको हिंदी में प्रतीकात्मक खेल कहते हैं। ये तब शुरू होता है जब बच्चा वस्तुओं को किसी चीज़ के प्रतीक के रूप में प्रयोग करने लगता है ना, जैसे कि 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा करता है नॉर्मली इस काम को। इस अवधि में एक साक्ष्य मूलक प्रणाली विकसित होती है, बच्चे स्वांग रचने लगते हैं, ड्रामे करने लगते हैं और काल्पनिक खेलों में वो सम्मिलित होने लगते हैं। किसी चीज़ को भी वो निर्जीव भी मान लेते हैं, किसी को भी वो सजीव भी मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what are learning disabilities and what is the biggest challenge of an ECCE teacher in its identification? यानी जो अधिगम अक्षमताएं हैं, यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी सीखने में जो अक्षम होते हैं, जो सक्षम नहीं हो पाते, और एक ECCE अध्यापक के लिए उनकी पहचान में क्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चुनौती है, क्या जो है चैलेंजेस टीचर को फेस करने पड़ते हैं, है ना। चलिए आंसर है आपका, इट इंडिकेट्स एन इम्पॉर्टेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट मैनिफेस्ट्स एज अ सर्टन टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। दीज वैरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर कॉग्निटिव functioning. ECCE, the most challenge for the teacher is in their identification. Children are stubborn and short-tempered. यानी ये संज्ञानात्मक योग्यताओं की दुर्बलता को दिखाता है, जो कि एक निश्चित प्रकार की अधिगम संबंधी अक्षमता के रूप में प्रकट होती है। ये विशेष संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के आधार पर हर बच्चे में अलग अलग पाई जाती है। ECCE अध्यापक के लिए, एक टीचर के लिए उनकी पहचान में सबसे ज़्यादा जो चुनौती होती है, तो उसमें बच्चे जिद्दी और तुक मिजाज के हो जाते हैं, मतलब तुनक मिजाज के हो जाते हैं, ऐसे ही ड्रामे करने लगते हैं। सो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि आप सारे ही क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। एंड हाँ, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दें दूसरे बच्चों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो बिफोर दी एग्जाम। सो एग्जाम होने से पहले पहले आपको शेयर करना है और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर है कि हाँ, आई हैव शेयर्ड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो भी आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई ECCE is important for children. Describe ECCE in the Indian context. यानी बच्चों के लिए ECCE क्यों ज़रूरी है और ECCE की भारतीय संदर्भ में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। आंसर है, ECCE का देखो फुल फॉर्म क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि आपके सब्जेक्ट का नेम भी है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE which addresses the period from birth to 8 years old is important because it capitalizes on period of rich brain development for children, and when it is of good quality can help them achieve their full potential. Early childhood care and education यानी ECCE in the Indian context is generally defined as the care and education of children from birth to 8 years. It includes early stimulation programs through crèches, homes, stimulation for 0 to 3 years old.
ओल्ड्स। यानी देखो इसका मतलब क्या होता है, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा जो कि बच्चे जब पैदा होता है तब से लेकर के 8 वर्ष तक का जब वो हो जाता है तो तब तक की अवधि को संबोधित करती है। महत्वपूर्ण होता है ये टाइम पीरियड क्योंकि ये बच्चों के लिए समृद्ध मस्तिष्क का विकास का अवधि का लाभ उठाती है। यानी जब ईसीसी बच्चों को मतलब गाइड करती है, टीच करती है इस तरीके से, तो इससे बच्चों का जो मस्तिष्क का विकास है वो काफ़ी अच्छा होता है। और जब यह अच्छी गुणवत्ता वाली होती है तो उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में भी मदद कर सकती है। भारतीय संदर्भ में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को आमतौर पर जन्म से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के रूप में डिफाइन किया जाता है। इसमें शामिल है 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए क्रच, घरों में उत्तेजना के माध्यम से प्रारंभिक प्रोत्साहन कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है डिस्क्राइब द माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 3 मंथ्स ऑफ एज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना। यानी जन्म से लेकर के जब तक बच्चा 3 महीने का नहीं होता तब तक का जो उनका विकास है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या पड़ाव होते हैं वो आपको बताने हैं। आंसर है sorry, the stages of development of children from birth to 3 months as follows। यानी जन्म से लेकर के 3 महीने तक का जो बच्चा होता है उसके विकास का पड़ाव कुछ इस तरीके से है। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। पहला है द बेबी टर्न्स इट्स हेड टुवर्ड्स थिंग्स टचिंग इट्स चीक। अगला है द बेबी मूव्स इट्स लेग्स व्हेन इट इज हेल्ड स्ट्रेट विद द फीट टचिंग द फ्लोर। थर्ड है इफ ही इज मेड टू लाई फेस डाउन इन द वाटर फिल्ड प्लेस देन ही डजंट एक्ट लाइक स्विमिंग, पेडलिंग विद हिज फीट ऑफ किकिंग द वाटर। फोर्थ पॉइंट है when support is suddenly removed from the under the neck or head of the infant, he raises or extends his arms outwards as if to hold on to something. And fifth point है moves his feet when he hits or bumps something on the outside of his foot। यानी जन्म से 3 माह तक के बच्चों के विकास के पड़ाव कुछ इस तरीके से हैं। और नॉर्मली आप घर में भी अगर आप देखोगे कोई ऐसा बच्चा है नवजात जो 0 से 3 मंथ्स तक का है तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि शिशु अपने गाल, यानी जो नन्हा सा बच्चा होता है वो अपने गाल को छूने वाली चीज़ों की तरफ अपना सिर घुमाता है। अगर आप उसको उसके चीक को टच करोगे ना तो वो ऐसे करके सिर घुमा के देखेगा। इसके अलावा शिशु अपनी टांगों हिलाता है जब उसे फर्श से छूते हुए पैरों से सीधा पकड़ा जाए। अगर किसी पानी से भरी जगह में उसे मुंह नीचा करके लिटाया जाए तो वह तैरने जैसी क्रिया करता है, यानी पैरों से पैडल चलाना या पानी को किक करने जैसी क्रिया करता है। इसके अलावा शिशु की गर्दन या सिर के नीचे अचानक से सहारा हटा लेने पर वो अपनी बाहें किसी चीज़ को पकड़ने की तरह बाहर को उठाता या फैलाता है और साथ ही साथ अपने पैर की बाहरी हिस्से पर कुछ मारने या टकराने पर अपने पैरों को वो हिलाता है। तो ये सारे चेंजेस आपको 0 to 3 मंथ्स तक देखने को मिलेंगे किसी भी छोटे से बच्चे में। अगला क्वेश्चन है आपका मेंशन वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, डिस्क्राइब एनी 4 ऑफ देम। यानी विकास के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए और किन्हीं 4 की आपको व्याख्या करनी है। तो ये 4 विकास के सिद्धांत हैं जो आपको हेडिंग विद डिटेल पता होने चाहिए। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी हिंदी में कहते हैं इसको निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डज नॉट रिमेन द सेम, यानी जो विकास और वृद्धि होती है उसकी गति एक दर से नहीं रहती है। तीसरा है यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, यानी विकास क्रम की एक रूपता। और चौथा है मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी समान से विशेष की ओर ये चलता है। विकास के जो है विभिन्न सिद्धांत हमें यहाँ पर दिखाने हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोज ऑन कंटिन्यूअसली, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लिक्ट ऑफ बोथ। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सतत का मतलब होता है लगातार रूप से चलती है। यह व्यक्त तथा अव्यक्त या दोनों ही रूप से संभव है। सेकंड जो है द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डज नॉट रिमेन द सेम, यानी जो विकास और वृद्धि और विकास की जो गति की दर है वो एक जैसी नहीं रहती। देयर इज वेरिएशन इन द ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड दिस वेरिएशन रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, यानी विभिन्न व्यक्तियों के जो विकास की गति है वो अलग अलग पाई जाती है। हर एक इंसान का विकास अलग अलग होता है और ये विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में एक जैसी यथावत बनी रहती है। थर्ड है यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, यानी विकास क्रम की एक रूपता। इवन इफ द पेस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म
and sufficient individual differences are found, some uniformity is seen in the development of sequence. यानी विकास की गति एक जैसी ना होने पर तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। फोर्थ है मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी समान से विशेष की ओर चलता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जनरली मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन फर्स्ट परसीव्स द होल ग्रुप एंड नॉट द यूनिट फाउंड इन इट। यानी विकास की प्रक्रिया आमतौर पर सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। एग्जाम्पल के लिए, व्यक्ति पहले पूरे समूह का प्रत्यक्षीकरण करता है, ना कि उसमें पाई जाने वाली किसी एक पर्टिकुलर इकाई का। चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स के भाई, हाउ डज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन अफेक्ट देयर डेवलपमेंट। यानी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट को उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, यानी सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो किसी चिल्ड्रन के डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। आंसर है, चाइल्डहुड इज बीइंग अफेक्टेड नॉट ओनली बाय द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो बाय द इकोनॉमिक, सोशल एंड फैमिली न्यूक्लियर और जॉइंट circumstances and globalization and liberalization in the changes environment. Changing circumstances affect the ability to think, understand, reason, take decision on your own, etc. यानी बचपन ना सिर्फ वातावरण से बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक, है ना, चाहे वो इकोनॉमिक उनकी कंडीशन हो, सोशल कंडीशन हो या फिर जो फैमिली कंडीशन हो। फैमिली, कोई बच्चा जो है अकेला रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, यानी जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, या फिर परिस्थितियां तथा बदलते हुए परिवेश में वैश्वीकरण व उदारीकरण से भी प्रभावित हो रहा है। जो बच्चे का बचपन है वो हर एक चीज़ से इफेक्ट हो रहा है। सोचने, समझने, तर्क करने, खुद फैसले लेने आदि क्षमता पर बदलती हुई परिस्थितियां प्रभाव डालती है। चलिए 15 क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 गाइडलाइंस टू इंश्योर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। यानी बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने में किन्हीं 2 दिशा निर्देशों को बताइए। तो देखिए 2 पॉइंट्स हैं आपके, बताने हैं आपको। पहला है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड योर चाइल्ड ईट्स कैन अफेक्ट देयर ब्रेन डेवलपमेंट। यानी उचित पोषण मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। आपका बच्चा क्या खा रहा है, उस खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और मात्रा जो है वो उसके मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करती है। कहते हैं ना कि अच्छा खाओगे अच्छा सोचोगे, और साथ ही आपका जो खाना है वो पोषण से भरा होना चाहिए, खाली स्वादिष्ट ही ना हो बल्कि एक बैलेंस डाइट हो। दूसरा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन एज अ चाइल्ड इज लिंक्ड टू हेल्दियर लाइफ एंड अडल्टहुड। व्हेन किड्स हैव अ बैलेंस्ड डाइट एंड आर फीलिंग हेल्दी, they have more energy to learn, play, move, grow and experience all that life has to offer। यानी एक बच्चे के रूप में उचित पोषण एक स्वस्थ और व्यस्तता से जुड़ा हुआ है। तो जब एक बच्चा होता है, अगर वो अच्छा खाना खाता है तो एक स्वस्थ जीवन जीता है, और साथ ही साथ जब वो वयस्क होता है यानी उसका अडल्टहुड, वो भी अच्छा रहता है। जब बच्चों के पास एक संतुलित आहार होता है, एक बैलेंस डाइट वो लेते हैं, वो हेल्दी फील करते हैं और उनके पास सीखने, खेलने, चलने, बढ़ने और अनुभव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी होती है, जो उन्हें जीवन प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है कि बाल मजदूर निषेध और नियमन सुधार नियम 2016। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई यूज ऑफ प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड ट्रांजिशनल स्ट्रेटजीज आर इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग इन चिल्ड्रन। यानी बच्चों के लिए सीखने में खेल और कार्यकलाप उनका कितना हेल्प करते हैं, और ये शिक्षा रणनीतियों के उपयोग में क्यों महत्वपूर्ण होता है। देखो, स्पोर्ट्स प्रमोट चिल्ड्रन फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, but the negative attitude and activities of parents towards sports have badly affected them. So it is imperative that teachers and parents understand the importance of sports। यानी खेल से बच्चों का शारीरिक विकास, उनका सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास सभी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन अगर पेरेंट्स जो है वो खेल के प्रति एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं, नेगेटिव उनका जो है माइंड होता है, तो इससे बच्चों का जो एक मतलब आगे बढ़ने का प्रोसेस होता है, उनका विकास होता है, वो काफ़ी इफेक्ट होता है, बैड इफेक्ट पड़ता है उस पर। अतः ये ज़रूरी है कि शिक्षक और जो पेरेंट्स हैं उन सभी को खेल के महत्व को समझना चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के लिए प्रमोट भी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब एनी 2 मेजर एरियाज दैट नीड अटेंशन फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन।
यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए किन्हीं दो मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, आपको उनकी व्याख्या करनी है। तो देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक ऐसा फील्ड है स्टडी का इन दी न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लैंग्वेज लर्निंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट बाय चिल्ड्रन। यानी संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बच्चों के द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस फिजिकल एंड सोशल वैल्यूज ऑफ प्ले। यानी जो खेल के भौतिक और सामाजिक मूल्य होते हैं उन पर आपको चर्चा करनी है। आंसर है, प्ले फुलफिल्स द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ मैन एंड ऑल्सो गिव्स मैन एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सोशल स्किल्स। अकॉर्डिंग टू पियाजे, प्ले also plays a big role in the development of mental abilities of children. In the first stage, the children tries to get sensation with objects and perform operations. यानी खेल से मनुष्य की मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें पूरी होती हैं और मनुष्य को सामाजिक कौशलों के विकास में भी जो खेल है ना वो काफ़ी अवसर देता है। पियाजे के हिसाब से खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। पहले चरण में बच्चा वस्तुओं के साथ संवेदन प्राप्त करने और कार्य संचालन करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, डिस्क्राइब एनी टू लेवल्स ऑफ प्ले गिवन बाय पियाजे। यानी जो पियाजे ने खेल के दो स्तरों की व्याख्या की है वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपके मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं तो आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट आर लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एन ईसीसीई टीचर इन इट्स आइडेंटिफिकेशन। यानी सीखने में जो अक्षमताएं होती हैं वो एक ईसीसीई अध्यापक के लिए उनकी पहचान में क्या सबसे ज़्यादा चुनौती है। तो देखो, इट इंडिकेट्स एन इम्पायरमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी दैट मैनिफेस्ट्स एज अ सर्टेन टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। दीज वैरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ईसीसीई द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर द टीचर इज इन देयर आइडेंटिफिकेशन। चिल्ड्रन आर स्टबर्न एंड शॉर्ट टेम्पर्ड। यानी ये संज्ञानात्मक योग्यताओं की दुर्बलता को इंगित करता है, उनकी तरफ इशारा करता है, जो कि एक निश्चित प्रकार की अधिगम संबंधी अक्षमताओं के रूप में प्रकट होती है। ये विशेष संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के आधार पर हर बच्चे में भिन्न भिन्न होती है। एक ईसीसीई अध्यापक के लिए उनकी पहचान में सबसे अधिक जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो यही होती है, बच्चे जिद्दी और तुनक मिजाज हो जाते हैं। चलिए, विद दिस हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें बिफोर एग्जाम। वीडियो को शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन टीएमए चाहिए, प्रैक्टिकल के सोल्यूशन चाहिए तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपने कर दिए होंगे वैसे तो अपलोड। इसके अलावा अगर आपको एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको गाइड से बुक लेनी है तो भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो इस नंबर को सेव करके रखें पीएससी एनआईएस के नाम से, ताकि जब कभी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लें हमसे। और एडमिशन के लिए अक्टूबर 24 एडमिशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसकी भी तैयारी आप मेरे दूसरे चैनल से कर सकते हो जिसका नाम है लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लो। ऐप का नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।